नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि गोयल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीजी व्यापम द्वारा सीजी टेट एग्जाम के लिए डेट डिसाइड कर दी है। 18 सितंबर 2022 को एग्जाम होने वाला है, तो समय बहुत कम है। तो उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा छात्र हित में यह निर्णय लिया गया है कि अभी तक जो भी सीजी टेट के एग्जाम हुए हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों का विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं बात करूं सीजी टेट एग्जाम की, तो 2 पेपर होंगे। अगर पहले पेपर की मैं बात करता हूं, तो पहला पेपर जो होगा वो कक्षा 1 से 5वीं तक के अध्यापन पात्रता हेतु होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 150 अंकों के होंगे। पहला भाग होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। दूसरा भाग होगा हिंदी का, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। अंग्रेजी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह होगा पेपर पहला, जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक अध्यापन पात्रता हेतु लिया जाएगा। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जो होगा वो कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन पात्रता हेतु लिया जाएगा। यहां पे भी कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 150 अंकों के होंगे। भाग 1 जो होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जहां से 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाएंगे। हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। अंग्रेजी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां लगभग ऐसा देखा गया है कि 20-22 प्रश्न लगभग मैथ्स के, गणित के पूछे जाते हैं। और सामाजिक विज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें थोड़ा सा सेक्शन आप देखेंगे तो समाज शास्त्र का है, थोड़ा सा सेक्शन इतिहास का भी है, संविधान का भी है, अर्थव्यवस्था का भी है। तो बहुत बड़ा सेक्शन है ये। तो आज के इस वीडियो में हम 2019 में जो सेकंड पेपर हुआ था सीजी टेट का, मतलब कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन पात्रता का जो एग्जाम लिया गया था, उसके गणित के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। गणित के प्रश्नों पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए, जो कि आपने सुना होगा लगभग 10,000 से ऊपर पद आने वाले हैं, इसके लिए नया बैच आरंभ किया जा रहा है 1 सितंबर से, जो कि ऑनलाइन बैच होगा। लाइव क्लासेस चलेंगी। प्रत्येक लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 5 महीने की अवधि होगी, मतलब 5 महीना 6 महीने तक लगभग यह बैच चलेगा, जब तक आपका संपूर्ण सिलेबस नहीं होता है। न्यूनतम फीस है, विशेष ऑफर के तहत फीस केवल 4500 रुपए रखी गई है, जो कि संपूर्ण अवधि के लिए होगी। 3 विषयों से कक्षाएं आरंभ होगी, जिसमें गणित, सामान्य हिंदी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय शामिल किया गया है। कुछ विशेषताएं हैं इस बैच की। अगर बात करूं, प्रत्येक लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा, जिससे आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं। जब तक यह बैच चलेगा, वीडियोस आपके पास रहेंगे। आप एक वीडियो को कितने बार भी देख सकते हैं, तो आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने क्लास मिस कर दी है या किसी पॉइंट पे कुछ डाउट आ रहा है, आप पूछ नहीं पाए हैं, तो आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो में भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं, प्रत्येक लाइव क्लास का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन भी होगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। न्यूनतम फीस है लगभग 5 से 6 महीने के लिए केवल फीस 4500 रुपए रखी गई है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक लाइव क्लास का जो भी क्लासेस होगी, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रत्येक दिन। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 3 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास भी उपलब्ध है। इससे संबंधित और भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको क्लास अटेंड करना है। तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जरूर क्लास अटेंड करें। 1 सितंबर से यह क्लास आरंभ होगी। चलिए अब आते हैं 2019 में
जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ था उसका पेपर सेकंड जो था कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन पात्रता हेतु, उसमें जो गणित के प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। एक विद्यालय की 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। मतलब 3 कक्षाएं हैं जिनमें छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है। आपको छात्रों की संख्या नहीं दी गई है, अनुपात दिया गया है। मतलब ये पहली कक्षा में कुछ छात्र होंगे, दूसरी कक्षा में कुछ छात्र होंगे, तीसरी कक्षा में कुछ छात्र होंगे। इनका अनुपात आपको दिया गया है 4:5:6। अब बोल रहा है यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 25%, 20% तथा 25% हो जाती है, तब छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा। आप चाहें तो मान सकते हैं कि पहली कक्षा में छात्र कितने हैं 4 के, दूसरी कक्षा में छात्र कितने हैं 5 के, और तीसरी कक्षा में छात्र कितने हैं 6 के। ऐसा मान भी सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा मानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फाइनली आपसे पूछ क्या रहा है, अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि पहली कक्षा में छात्र कितने हैं 4, दूसरी कक्षा में छात्र कितने हैं 5, और तीसरी कक्षा में छात्र कितने हैं 6। आप चाहें तो 400, 500 और 600 भी मान सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो 400, 500 और 600 भी मान सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको अनुपात ही निकालना है। जो मन कर रहा है वैसा मान सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर भी अनुपात में पूछा है कि जब पहली कक्षा में वृद्धि हुई 25% की, दूसरी कक्षा में वृद्धि हुई 20% की, और तीसरी कक्षा में वृद्धि हुई 25% की, तो नया अनुपात क्या हो गया, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो मान लिया मैंने पहली कक्षा में कितने छात्र थे 4, अब इसमें 25% का वृद्धि हुआ। अब एक बात समझेंगे, अगर मैं x में 10% का वृद्धि करता हूं तो जो नया मान होगा वो कितना हो जाएगा, x का 110% हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है। ये x अपने आप में क्या है 100%। x का 100% निकाल के देखो x ही आएगा। आप ट्राई करके देखो, मैं बोला x का 100% निकालो तो x का 100% x ही तो आएगा। तो कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है। अब मैं बोला उसमें 10% की वृद्धि करो तो वो कितना हो जाएगा, x का 110% हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो कक्षा पहली में कितने छात्र थे 4, इसमें कितना वृद्धि हुआ 25% का, तो ये कितना हो गया 4 का 125% हो गया। ऐसा कर लीजिए। कक्षा दूसरी जो है, दूसरी कक्षा जो है सेकंड नंबर की, इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो 5 का कितना हो गया 120% हो गया। और कक्षा तीसरी जो है मतलब थर्ड नंबर वाली, उसमें 25% का वृद्धि हुआ तो 6 का 125% हो गया। ये देखिए, अब इस अनुपात को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए 100, 100 और 100 को काट दीजिए। अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग दे सकता हूं, यह अनुपात का नियम होता है कि अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग दे सकता हूं। तो यहां पे कितने पद हैं, 3 पद हैं, तीनों पदों को मैंने 100 से भाग दे दिया तो 100, 100 और 100 क्या हो गया कैंसिल, या गुणा कर दिया, जो भी बोलो आप। यहां पे तीनों में 100, 100 और 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अनुपात का नियम है कि अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से गुणा कर सकते हो, समान संख्या से भाग दे सकते हो। तो मान लो मैंने तीनों को 100, 100 और 100 से गुणा किया तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। तो ऐसा आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक सी बात है। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कट करते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से कट करिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तीनों को 5 से मैंने भाग दिया है, 5 से भाग दिया 25, 5 से भाग दिया 24, 5 से भाग दिया 25। वापस से 5 से भाग देता हूं, देखो 5 से वापस से भाग दूंगा, 5 पचे 25, ये देखिए 5 एकम 5, ये देखिए 5 पचे 25। तीनों को वापस से 5 से भाग दिया, कितना आया देखिए 4 पंचे 20 हो गया। यहां पे कितना हो गया 24 एकम 24
और 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। अब तीनों पद को 2 से भाग दूंगा, कितना आएगा, 2 दहाम में 20, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, अनुपात कितना आएगा, 10, 12, 15। बहुत आसान प्रश्न था, ऑप्शन सी हो जाएगा 10, 12, 15। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। आप चाहें तो मान लीजिए पहली कक्षा में 400 छात्र, दूसरे में 500, तीसरे में 600। आप मान सकते हैं 4 के, 5 के और 6 के, क्योंकि फाइनली आपको अनुपात ही निकालना है। तो जो मानोगे आपको लास्ट में अनुपात यही मिलेगा, 10, 12, 15। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आसान प्रश्न था। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। 2018 में एक कच्चे माल का कुल निर्यात 3,60,000 टन है, तब कच्चे मालों एस, टी तथा पी का योग एवं क्यू तथा आर के योग का अनुपात क्या है। तो बोल क्या रहा है, देखिए कच्चे मालों का कुल निर्यात, मतलब इस पूरे पाई चार्ट की जो वैल्यू है ये कितनी है, 3,60,000। कच्चे मालों की अगर मैं बात करूंगा तो कच्चे माल क्या है, देखिए कच्चे माल है यहां पे पी, क्यू, आर, एस, टी। ये देखिए डिटेल में चर्चा कर रहा हूं मैं। कच्चे माल की अगर मैं बात करूंगा तो कच्चे माल क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। ये कच्चे माल हैं। टोटल निर्यात जो हुआ है वो कितना हुआ है, 3,60,000 टन हुआ है। मतलब पी, क्यू, आर, एस, टी ये 5 प्रकार के कच्चे माल हैं। टोटल निर्यात 3,60,000 हुआ है। मतलब इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है, 3,60,000 किसमें, टन में है। बोल क्या रहा है, कच्चे मालों एस, टी तथा पी का योग, ये रहा एस, ये रहा टी और ये रहा पी। एस, टी तथा पी का योग एवं क्यू तथा आर के योग, क्यू तथा आर, ये रहा क्यू तथा आर के योग का अनुपात। ऐसे प्रश्नों में सीधे कर सकते हैं। सबसे पहले तो टी का वैल्यू फाइंड कर लो। अब देखो पूरे पाई चार्ट का वैल्यू डिग्री में है, तो डिग्री में पूरे पाई चार्ट का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहां से क्या बोलोगे आप, ये हो गया 120, ये हो गया 90, मतलब 210, ये 60 मतलब कितना, 270 और ये 30 मतलब 300। तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। सबसे पहला काम ये हो जाएगा। ये देखिए 120 और 90, 210, 210 और 60, 270, 270 और 30, 300। तो बचा कितना, 60 डिग्री। अब बोला क्या है, एस, टी तथा पी। तो एस, टी तथा पी का योग कितना हो जाएगा, 60, 60 120 और 30 150 डिवाइड बाई क्यू तथा आर। क्यू तथा आर कितना हो जाएगा, 210। यही अनुपात निकाल लो, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा, 5:7, ऑप्शन बी। आपको लग रहा होगा सर इन सब का यूज क्या है, तो यहां पे इस आंसर को निकालने में उसका यूज नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, यूज करोगे तो भी आंसर यही आएगा। मैं करके भी बता रहा हूं। देखिए क्या कर सकते हैं आप क्या बोलेंगे, पूरे पाई चार्ट का वैल्यू 3,60,000 है। पूरे पाई चार्ट की बात करूंगा मतलब 360 डिग्री का वैल्यू कितना है, 3,60,000। पूरे पाई चार्ट का वैल्यू 3,60,000, मतलब पूरे पाई चार्ट की बात कर रहा हूं, मतलब 360 डिग्री का वैल्यू 3,60,000। तो यहां से 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, देखिए 3,60,000 को डिवाइड कर दो 360 से, 360 से 360 कैंसिल, तो 1 डिग्री का मान कितना आ रहा है, 1,000। 1 डिग्री का मान कितना आया, 1,000। अब आप बोलेंगे सर एस, टी, पी टोटल कितना है, 60, 60 120 और 30 150। तो 150 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 150 इंटू 1,000। ये देखो, और यहां पे देखो 120 और 90, 210, 210 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 210 इंटू 1,000। 1,000 1,000 फाइनली कैंसिल ही हो रहा है। इसीलिए जब भी अनुपात पूछेगा सीधे कर देना, एस, टी और पी का योग 150, आर और क्यू का योग 210, अनुपात कितना, 5:7। यहां पे मैंने क्या किया, 360 डिग्री पूरे पाई चार्ट का वैल्यू, डिग्री में टोटल कितना होगा 360, क्योंकि एक पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री। तो पूरे पाई चार्ट का वैल्यू कितना, 360 डिग्री, जो कि कितना है टन में, 3,60,000। तो 360 डिग्री का वैल्यू 3,60,000, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, 1,000। अब एस, टी और पी तीनों का योग 150, तो 150 डिग्री का वैल्यू 150 इंटू 1,000। आर और क्यू का योग 210, 210 डिग्री का वैल्यू 210 इंटू 1,000। अनुपात निकालोगे तो 1,000 1,000 कैंसिल ही तो होगा।
इसीलिए मैंने क्या किया था, सीधे एस टी और पी का योग 150, आर और क्यू का योग 210, इसी का अनुपात निकाल दिया। आंसर कितना, 5:7। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न क्या है, इसका वैल्यू दिया है 50 और इसका वैल्यू पूछा। ये तो बहुत आसान है। देखिए कोणों का रैखिक युग्म, यह आपने पढ़ा होगा, कोणों का रैखिक युग्म। जब रेखा और कोण आप पढ़े होंगे तो कोणों का रैखिक युग्म भी आपने पढ़ा होगा। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, ये किसी लाइन के किसी बिंदु पर, किसी लाइन के किसी बिंदु पर उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोई लाइन है, इस लाइन के इस बिंदु पर उस लाइन के एक ही ओर जितने भी कोण बनेंगे, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180। ये देखिए, ये मान लीजिए कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये कोण डी है, ये कोण ई है, ये कोण एफ है। तो मैं क्या लिखूंगा, कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर कितना, 180 डिग्री। कोणों का रैखिक युग्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी तरीके हैं, शीर्षाभिमुख कोण से भी बन जाएगा, समझ आ रहा है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोणों का रैखिक युग्म आप याद रखिए, बहुत काम आता है। किसी भी रेखा पर, उसके किसी बिंदु पर उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई रेखा है, इस पे ये बिंदु है। अब इस रेखा के एक ही ओर, इस रेखा के एक ही ओर, ये देखिए, तो ये वाली रेखा को पकड़ूंगा तो ये जितने भी एंगल बनेंगे, इन सारे एंगल का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इस प्रश्न में आ जाइए, इसका वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है। अब ये वाली रेखा को पकड़िए, रेखा बीसी, ये देखिए रेखा बीसी को पकड़ेंगे, रेखा बीसी को पकड़ेंगे। ये देखिए, ये रेखा बीसी है, इस पे ये वाला पॉइंट है। तो रेखा बीसी के एक ही साइड बनने वाले, ये देखिए रेखा बीसी को पकड़िए, ये केंद्र ओ है, बिंदु ओ बोल सकते हैं। रेखा बीसी के बिंदु ओ पर एक ही ओर, रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण क्या हैं, तो आप बता सकते हैं ये दोनों कोण हैं, इनका योग कितना होगा, 180। रेखा बीसी पे मैंने क्या लगाया, कोणों का रैखिक युग्म लगाया। मतलब रेखा बीसी पे जो बिंदु ओ है उसके एक ही ओर बनने वाले कोण क्या हैं, ये दोनों हैं। इन दोनों का कोण योग 180 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। ये देखिए, 180 में से 50 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 130 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 130। ठीक, 180 में से 50 को माइनस करेंगे, पूछा क्या था, तो ये होगा 130। इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 130 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 130। तो कोणों का रैखिक युग्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। रेखा और कोण का जो चैप्टर पढ़ते हैं आप, रेखा और कोण, उसमें ये बहुत काम आता है। बहुत जगह पे आप प्रश्न को केवल इसी कंसेप्ट से कर सकते हैं, कोणों के रैखिक युग्म से। तो किसी भी लाइन पे उसके किसी बिंदु पर लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है। समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, तो चतुर्भुज का एक प्रकार है समानांतर चतुर्भुज, जो कि आयत के जैसा होता है। ये देखिए, आयत के जैसा होता है, लेकिन आप बोलेंगे सर फिर फर्क क्या है दोनों में। अगर आयत के जैसा होता है तो फर्क क्या है, फर्क ये है, देखो आयत में क्या होता है, तो आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, और ये चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के, ये आयत होता है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। 2 कोण होते हैं 90 डिग्री से कम और 2 कोण 90 डिग्री से ज्यादा। 2 कोण 90 डिग्री से कम और 2 कोण होते हैं 90 डिग्री से ज्यादा। ये फर्क होता है आयत में और समांतर चतुर्भुज में। दोनों चतुर्भुज के प्रकार हैं, लेकिन
डिफरेंस क्या है वो ध्यान रखिए। अब इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। इसका जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 324 वर्ग सेंटीमीटर रख दिया यहां पे। आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है। ऊंचाई को अगर मैं h मान लेता हूं, देखिए ऊंचाई को अगर मैं h मान लेता हूं तो बोल क्या रहा है इसमें? आधार ऊंचाई का, जिसके बगल में का उसके बगल में गुणा, जिसके बगल में का उसके बगल में गुणा, ऊंचाई का 4 गुना। तो ऊंचाई जितना होगा उसमें 4 का गुणा करूंगा तब आधार मिलेगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर किसके बगल में 4 का गुणा होगा। तो मैं बोल क्या रहा हूं? ऊंचाई का 4 गुना, मतलब ऊंचाई अगर 10 है तो 10 चौको 40 क्या होगा? आधार। ऊंचाई अगर 20 है तो 20 चौको 80 क्या होगा? आधार। ऊंचाई का 4 गुना, ऊंचाई में 4 का गुणा करूंगा तब जाके आधार मिलेगा। ऊंचाई अगर 100 है तो 100 चौको 400 क्या होगा? आधार। ऐसा चेक कर लिया करो जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। दूसरा तरीका, जिसके बगल में 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना, उसके बगल में गुणा लगा देना। तो ऊंचाई का 4 गुना, तो ऊंचाई के बगल में गुणा लगा दो। ये देखो ऊंचाई के बगल में गुणा लगा दिया। अब मैंने बोला ऊंचाई अगर h है तो आधार बता सकते हैं। यहां से आधार कितना हो जाएगा? 4 इंटू एच हो जाएगा। रख दीजिए यहां पे, आधार हो गया कितना? 4 इंटू एच। ऊंचाई कितना है? h। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या आ जाएगा? देखिए 324 डिवाइड बाई कितना? 4 बराबर क्या? एच स्क्वायर। 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, तो एच स्क्वायर बराबर 81 हो गया। तो h बराबर वर्गमूल 81, और 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। तो ऊंचाई मिल गया 9। पूछा क्या है देख लीजिए, ऊंचाई ही पूछा है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 9। आसानी से बना लेंगे आप। ठीक, चलिए, तो अच्छा प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए समानांतर चतुर्भुज के बारे में। एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। यहां पे ध्यान रखेंगे, लाभ लिखा है, लाभ होता है। ठीक, एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है? अब एक बात समझेंगे, सामने वाले को प्रतिशत में आंसर चाहिए। सामने वाले को प्रतिशत में आंसर चाहिए। कितने प्रतिशत का लाभ, कितने प्रतिशत की हानि, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की कमी। जब भी सामने वाले को प्रतिशत में आंसर चाहिए तो अपने मन से डेटा को 100 मान सकते हो आप। तो यहां पे बोल क्या रहा है? लाभ कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य के 30% के बराबर। तो मैं क्या करता हूं? विक्रय मूल्य को ही 100 मान लेता हूं। ये देखो, विक्रय मूल्य को 100 मान लिया तो लाभ कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य के 30% के बराबर। तो लाभ कितना मिल जाएगा आपको? 30 मिल जाएगा। अब लाभ और विक्रय मूल्य पता है तो क्रय मूल्य तो बता ही सकते हो ना। क्रय मूल्य कैसे बताओगे? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 70। ये देखो, अगर लाभ 30 रुपया है, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य 70 होगा। कंफर्म है, ये तो 70 होगा। तभी तो 70 पे 30 का लाभ लेने पे 100 रुपया में सामान बिकेगा। अब लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कुल लाभ ऊपर होता है, मतलब 30 रुपया का लाभ जो मिला है 70 रुपया पे, वो कितना परसेंट है बता दो। तो 30/70 इंटू 100, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 0 से 0 काट दो, कितना आ गया? 300/7। सही बटे में लिखा है तो 7 से भाग दे दो 300 को। 7 चौको 28, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 42 सही, 6/7%। ऑप्शन ए देख पा रहे हैं, 42 सही, 6/7%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान है। निम्न चित्र में ए बी समानांतर सी डी, ये जो साइन होता है बीच में ऐसा, ये समानांतर का साइन होता है। ए बी समानांतर है सी डी के। तो x का वैल्यू पूछा है। ये देखिए, ये वाला एंगल दिया है 2x और ये वाला एंगल दिया 3x + 10। अब एक आपने पढ़ा होगा सह अंतः कोण। सह अंतः कोण, सह अंतः कोण ये क्या होता है समझेंगे।
जब ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर और समानांतर रेखा के अंदर की ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखिए, ये होता है सह अंतः कोण। रेखा और कोण का चैप्टर पढ़ेंगे तो सारे कोणों के बारे में आप पढ़ेंगे। एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वहीं पे पढ़ते हैं सह अंतः कोण। सह अंतः कोण क्या होता है? तो जब दो रेखाएं समानांतर हो और एक प्रतिच्छेदी रेखा हो, अंतः मतलब समानांतर रेखाओं के अंदर की ओर, अंतः मतलब अंदर की ओर, और प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा? 180। मतलब ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी बराबर 180। ये सी है, ये डी है, तो सी प्लस डी बराबर 180। इसको बोलते हैं सह अंतः कोण। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 और 2 कितना हो गया? 5। 180 में 10 जाएगा, 170 बचेगा। तो x का वैल्यू निकालिए यहां से, 170 बटा 5। 5 से कट करेंगे, 5 त्रिका 15, 2 और 0, 5 चौको 20, 34 आ जाएगा x का वैल्यू। आसान प्रश्न है, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कोण के अलग अलग प्रकार हैं, पढ़ाए गए हैं, आप देख सकते हैं। YouTube चैनल पे भी प्रोवाइड किया गया है, लाइव क्लासेस में भी बताया गया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया गया है। जितने भी कोण, जितनी भी रेखाएं होती हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई है। देखिए बोल क्या रहा है, एक समानांतर श्रेणी का 25वां पद 75 है। आपको बोला क्या है? 25वां पद कितना है? 75 है। 25वां और 24वां पद जो है, उन दोनों पदों का अंतर कितना है? 5। तो उस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, यह पूछा है। चलो, nवां पद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी का। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह होता है समांतर श्रेणी के nवां पद का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, और d क्या होता है? पदों का जो अंतर होता है। दो पदों में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं d। समांतर श्रेणी मतलब दो दो पदों में अंतर समान होना चाहिए। अब 25वां पद, ये देखिए 25वां पद कितना है? 75। तो मैं 25वां पद लिखता हूं यहां पे सीधे। nवां पद, तो मैं मान के चल रहा हूं n का वैल्यू क्या? 25। तो 25वां पद क्या है? 75। a नहीं पता है, छोड़ दीजिए। n कितना हो जाएगा? 25। 25 माइनस 1, तो 75 बराबर कितना आ गया? a प्लस 24d। ये हो गया समीकरण नंबर 1। छोड़ दो इसको ऐसा। 24वां पद निकालते हैं। 24वां पद, क्योंकि 25वां और 24वें पद का अंतर 5 है, तो 24वां पद निकालेंगे। देखते हैं 24वां पद कैसे निकलेगा, थोड़ा सा सोचेंगे। अब 24वां पद निकालेंगे। देखिए 24वां पद अगर मैं लिखूंगा तो 24वां पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये देखिए 25वां पद में यहां 24 आया, तो 24वें पद में क्या आएगा? 23। 25वां पद आपने बताया है, 25वां पद क्या है? तो 25वां पद आपने बताया a प्लस n माइनस 1, मतलब a प्लस 24d। इन दोनों का अंतर आपको दिया है कितना? 5। इन दोनों का अंतर 5 दिया है, तो मैं घटा देता हूं इसमें से दूसरे वाले को। ये देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? 5। सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस 24d माइनस a माइनस 23d बराबर कितना? 5 हो जाएगा। बाहर माइनस था तो ये प्लस हो गया, माइनस a से a कैंसिल, 24d में से 23d जाएगा, तो d का वैल्यू कितना मिल गया? 5। अब d का वैल्यू 5 मिला तो यहां से a मिल जाएगा। ये देखो d का वैल्यू उठा के रख दो, यहां पे d का वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना? ये देखो d का वैल्यू यहां पे 5 रख दिया, तो 24 पंचे कितना आएगा? 120। 24 पंचे हो गया 120, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 75 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 25, 10 35, 10 45, तो a का वैल्यू आ गया माइनस 45। तो पहला पद आपको मिल गया कितना? माइनस 45। ये पहला पद मिल गया। एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या क्या काम किया है देखेंगे। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी का nवां पद पता होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब
मैं लिखा 25वां पद, n का वैल्यू 25 पुट किया तो 25वां पद कितना है 75 लिख दिया मैंने। a नहीं पता है, n का वैल्यू 25 तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। तो यहां पे समीकरण 1 दे के छोड़ दिया, 75 बराबर a प्लस 24d। 25वां पद क्या है a प्लस 24d, 24वां पद क्या है a प्लस 23d, क्योंकि n माइनस 1 होता है तो यहां 24 आ गया, यहां पे 23। इन दोनों का अंतर कितना दिया है 5, सिंप्लीफाई करने पर d मिल गया 5। d का वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखा तो a मिल गया कितना 45, वो भी माइनस का। अब a है माइनस का 45, मतलब पहला पद क्या है माइनस का 45। एक बात थोड़ा सोचेंगे, अंतर 5 का है तो हो सकता है अगला पद -50 हो सकता है अगला पद क्या हो -40 हो। कैसे सोचेंगे, अंतर 5 का है तो हो सकता है अगला पद -50 हो, क्योंकि दोनों में अंतर 5 का है। हो सकता है अगला पद -40 हो। कैसे सोचेंगे, तो आप ये देखिए 25वां पद क्या है 75, मतलब आगे जाके पद क्या हो गया है पॉजिटिव हो गया है, मतलब आगे बढ़ना है आपको। यहां से पकड़ सकते हैं आप, कैसे पकड़े, 25वां पद क्या है 75 है, मतलब आगे जाके पद पॉजिटिव हो रहा है, तो -45 के बाद क्या आएगा -40, इसके बाद क्या आएगा -35, इसके बाद क्या आएगा -30, इसके बाद क्या आएगा -25। ये देखिए पांचवा पद क्या है -25, तो आंसर हो जाएगा -25। अच्छा प्रश्न है। वैसे आप पांचवें पद को ऐसा भी बता सकते हो, ये देखो पांचवा पद, आपको सब कुछ तो मिल गया है, तो पांचवा पद ऐसा बता दो a प्लस 4d, a का वैल्यू कितना मिल गया है माइनस का 45 और d का वैल्यू कितना मिल गया है 5। ये देखिए -45 प्लस 20 -25, ऐसा भी बता सकते हो। तो ध्यान रखना है आपको nवें पद का फॉर्मूला, ये है nवें पद का फॉर्मूला। nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 25वां पद a प्लस 24d, 24वां पद a प्लस 23d, पांचवां पद a प्लस 4d। ठीक, a और d मिल जाएगा, काम खत्म। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहां पे ध्यान रखेंगे 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है। प्रश्न कैसा है वापस से लिख रहा हूं, 8 का पावर में 1.5, 4 का पावर में 2.5 और 2 का पावर में 3.5, इस पूरे के पावर में 4/13, ऐसा कुछ है ये। तो घातांक चैप्टर का प्रश्न है। घातांक चैप्टर के किसी भी प्रश्न में सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, आधार को समान बना लो। सबसे पहला अप्रोच है आधार को समान बनाओ। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 3 पूरे का पावर में कितना 1.5 लिख सकता हूं ऐसा। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का पावर 2 पूरे का पावर में 2.5 और ये 2 का पावर में 3.5 पहले से है, छोड़ दीजिए। पूरे का पावर में कितना हो गया 4/13। 8 को मैंने 2 का पावर 3 लिखा, 4 को मैंने 2 का पावर 2 लिखा। अब ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 15 त्रिका 45, 4.5। ये कितना हो जाएगा 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई 5 और ये कितना हो जाएगा 3.5 पूरे का पावर में कितना 4/13। आधार समान है तो घात को जोड़ सकते हैं, तो 5 4 9, 9 3 12 और 12 और 1 13। ये देखिए 2 का पावर में 13 पूरे का पावर में 4/13। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 से 13 हो जाएगा कैंसिल, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना 16। घातांक वाले प्रश्नों में सबसे पहला अप्रोच होता है आधार को समान करना। तो मैंने क्या किया है एक बार देख लीजिए, मैंने 8 को क्या लिखा 2 का पावर 3 लिखा है, 4 को मैंने 2 का पावर 2 लिखा है और 2 को मैंने 2 छोड़ दिया। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 4.5 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3.5। आधार समान है और बीच में गुणा है तो घात को जोड़ दीजिए, तो घात को जोड़े तो 13 आ गया, पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 13 से 13 कैंसिल, 2 का पावर 4 16 हो गया। आसान प्रश्न था, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान दिख रहा है। 2019 माइनस 1 2019 प्लस 1, 2018 माइनस 1 2018 प्लस 1, ऐसे करते हुए 2 माइनस 1 2 प्लस 1। ठीक,
इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 2 का पावर 2 माइनस 1 है ये, ठीक, 2 का पावर 2 माइनस 1 है। अब देखो इसका आंसर कमेंट करेंगे आप लोग, बताएंगे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए नीचे भी तो वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, 2019 प्लस 1 2019 माइनस 1, वही तो लिखा हुआ है। यहां पे प्लस नहीं होगा, यहां पे इंटू होगा, ध्यान रखिए। ये क्या होगा 2018 प्लस 1 2018 माइनस 1। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको आप क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप समझ चुके हैं आंसर क्या होगा, समझ चुके हैं आंसर क्या होगा। ये देखिए इस पूरे को मिला दूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, यही तो लिखा हुआ है। इस पूरे को मिला दूंगा तो क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है। इस पूरे को मिला दूंगा तो क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे में अप्लाई हो रहा है, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर में अप्लाई हो रहा है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर क्या होगा आपको पता है, सब कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। 2019 का वर्ग माइनस 1, तो 1 को तो 1 का वर्ग लिख ही सकता हूं, तो 2019 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग क्या होगा 2019 प्लस 1 2019 माइनस 1। बना लीजिएगा, आसान सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 स्कूलों, ये स्कूलों लिखा हुआ है, यदि 4 स्कूलों P, Q, R और S में प्रवेश क्रमशः 1200, 500, 800 और 900 थे, तब निम्न आंकड़ों के आधार पर किस स्कूल से अधिकतम छात्र पास हुए हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, ये है स्कूल P, ये है Q, ये है R और ये है S। अब P में प्रवेश हुआ है 1200 और पास हुए हैं 30%, तो पास कितना हुआ बता सकते हैं, ये तो आसान है। P में अगर कितने लोग पास हुए हैं तो 1200 का 30% निकाल लीजिए, शॉर्टकट वगैरह मत सोचा करिए, सीधे कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम लग रहा है, 360 आ गया। Q से कितने लोग पास हुए हैं देख लीजिए, तो Q से कितने लोग पास हुए हैं, तो 500 का 60%, 500 का 60% कितना आ जाएगा, 5 6 का 30, 300 आ जाएगा। R से कितने लोग पास हुए हैं देख लीजिए, तो R से पास होने वाले लोग कितने हैं, 800 का 40% कितना हो जाएगा, 320। उसी प्रकार बता दीजिए S से कितने लोग पास हुए हैं, तो 900 लोग एडमिशन लिए थे, 900 का 30%, तो 900 का 30% कितना हो जाएगा, 270। तो देख पा रहे हैं सबसे अधिक पास होने वाले छात्र कहां पे हैं, तो स्कूल P में है। यहां से डिसाइड मत करना, परसेंट से नहीं बता सकते, आपको पता होना चाहिए कितने छात्र P में एडमिशन लिए थे, उसका कितना परसेंट पास हुए हैं, 30%। कितने छात्र Q में एडमिशन लिए थे, उसका 60% पास हुए हैं। कितने छात्र R में एडमिशन लिए थे, उसका 40% पास हुए हैं। कितने छात्र S में एडमिशन लिए थे, उसका 30% पास हुए हैं। इनको देख के टिक मत कर देना कि इनको देख के आपने टिक कर दिया सबसे ज्यादा कहां, Q, ऐसा नहीं है भाई। मान लो 10 ही छात्र Q में एडमिशन लेते तो पास कितने हो रहे हैं, ये देखो पास कितने हो रहे हैं, 6। एडमिशन कितने लिए, उसका इतना परसेंट पास, उसका इतना परसेंट, उसका इतना परसेंट और उसका इतना परसेंट। आसान प्रश्न है, आप लोग होशियार हैं, आप लोग से इतना तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात, एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है, यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, 4,60,000 है शहर की जनसंख्या, जिसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है 12:11 है। सीधे बता दीजिए, एक तरीका तो यह है, स्त्रियों की संख्या कैसे बताएंगे, ये देखिए 11 को ऊपर लिखा, नीचे अनुपातों का योग कितना आ जाएगा, देखिए 23, इन दोनों का योग कितना 23 मल्टीप्लाइड बाई 4,60,000। सीधे ऐसा कर सकते हैं, 23 दूनी 46, तो 11 इंटू कितना 20,000, कितना आ जाएगा 22,000, तो 22,000 आ जाएगा। ये देखिए 22,000 ही है ना, कितना है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,20,000 है, 2,20,000।
एक तरीका तो ये है। तो 4,60,000 में 2,20,000 महिलाएं हैं। कैसे निकाला? तो जब भी किसी नंबर को अनुपात में बांटना होगा तो कैसे बांटते हैं? मेल और फीमेल का रेशियो दिया है तो फीमेल का निकालना है, कितने फीमेल हैं, तो ये पोर्शन क्या है 11, इसको ऊपर लिख दिया, नीचे अनुपातों का योग इनटू टोटल। दूसरा तरीका भी है आपके पास, कुछ नहीं पता तो मान लीजिए मेल कितने हैं 12 के, अनुपात को के मानते हैं तो मेल कितने हैं 12 के और फीमेल कितनी है 11 के। एक तरीका तो ये आपके पास है ही। अब मेल और फीमेल को मिलाऊंगा तो टोटल मतलब क्या, जनसंख्या, तो 12 के प्लस 11 के बराबर 4,60,000। ये देखिए तो यहां पे कितना आ जाएगा 23 के बराबर 4,60,000। अब के का वैल्यू 4,60,000, इसको डिवाइड कर दीजिए 23 से, 23 दूनी 46, कितना आ जाएगा देखिए 20,000 आ गया के का मान। अब के का मान 20,000 तो महिलाएं कितनी हो गई 11 इंटू 20,000, 2,20,000। ये देखिए यहीं से तो ये भी अप्रोच निकला है। तो ये भी आसान प्रश्न है, आसानी से बना सकते हैं। देखिए रामू 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदने के बाद 19 रुपए का भुगतान करता है, जबकि 5 पेन तथा 4 पेंसिल खरीदने के बाद 37 रुपए का भुगतान करता है। तब प्रति इकाई पेन एवं पेंसिल की कीमत क्या थी? ये तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। पेन और पेंसिल दोनों का कीमत पूछ लिया तो ऑप्शन से ही निकाल सकते हो उसको। अगर आपके पास प्रोसीजर नहीं है तो ऑप्शन से निकाल लो। पेन 5 पेंसिल 3, अब देखो तो 19 और 37 आ रहा है क्या? देखो कैसे बोल रहा हूं, अगर मान लो ऑप्शन पहला पेन 5 और पेंसिल 3, मतलब पेन का कीमत कितना है 5 रुपया और पेंसिल का कीमत कितना है 3 रुपया। एक पेन 5 रुपए का, एक पेंसिल 3 रुपए का, यही तो पूछा है। प्रति इकाई पेन और पेंसिल की कीमत, ऑप्शन पहला उठा लिया मैं कि प्रति इकाई मतलब एक पेन की कीमत 5 और एक पेंसिल की कीमत 3, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 10 और 3 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 9, दोनों को जोड़ा तो 19 आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 25 और 4 पेंसिल की कीमत 12, दोनों को जोड़ा तो 37 आ रहा है। ये तो पहले वाले ऑप्शन में ही मिल गया, काम खत्म, दूसरे तीसरे चौथे पे जाना ही नहीं है। जब जब दोनों डेटा पूछ लेगा ऑप्शन से ही काम खत्म हो जाता है। आप मान लिए एक पेन की कीमत 5 है और एक पेंसिल की कीमत 3 है, तो 2 पेन की कीमत कितना हो जाएगा 10 और 3 पेंसिल की कीमत 9, टोटल 19। ये देखिए 19 है। 5 पेन की कीमत 25, 4 पेंसिल की कीमत 12, टोटल कितना 37 है, काम खत्म। प्रोसीजर से बनाना है। कभी कभी ऐसा होगा केवल एक की ही पेंसिल या पेन की कीमत पूछ लेगा, दोनों की बहुत कम पूछता है, पता नहीं कैसे पूछ लिया। ये एक की ही कीमत पूछता है, तो मान लेंगे एक पेन की कीमत x है तो 2 पेन की कीमत कितना हो गया 2x, एक पेंसिल की कीमत y है तो 3 पेंसिल का कीमत कितना हो गया 3y, टोटल कितना 19। एक पेन का कीमत x रुपया तो 2 पेन का कीमत 2x, एक पेंसिल का कीमत y रुपया तो 3 पेंसिल का कीमत 3y, टोटल कितना 19। 5 पेन का कीमत 5x और 4 पेंसिल का कीमत 4y, टोटल कितना 37। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y निकाल लो, वो भी आपका आंसर होगा, बन जाएगा। समान करना x के बगल वाला नंबर को और घटा देना, या y के बगल वाले नंबर को समान करना और घटा देना, ठीक। या यहां पे ऑप्शन रख के देख लो कौन से ऑप्शन को रखने पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, वही तो किया। ये देखिए 10 कहां से आया, पहले वाले ऑप्शन को रखा, 10 + 9 बराबर 19, 25 + 12 बराबर 37। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, यह आपका काम है। अगला प्रश्न देखो, 16 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक आयताकार लकड़ी के टुकड़े से, यहां पे लकड़ी लिखा हुआ है, लकड़ी के टुकड़े से बराबर आयतन के कम से कम कितने, कम से कम बोला है, कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं जिनकी संख्या एक पूर्ण संख्या हो। अच्छा प्रश्न है, बोल रहा है एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर,
चौड़ाई है 12 और ऊंचाई कितना है या मोटाई कितना है 8। अब इसको काट के आपको बराबर आयतन वाले घन बनाने हैं, कम से कम घन बनाने हैं। अब एक बात समझो, मान लो आपके पास घनाभ है, ये देखिए, ये आपके पास घनाभ है, घनाभ है, ये देखिए, इसको मैं बोल रहा हूं लंबाई, इसको चौड़ाई बोल दिया, इसको मोटाई बोल दिया। तो लंबाई कितना है 16, चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना है या मोटाई कितना है, अच्छा 16, 12 और 8 है, 16, 12 और 8। अब इसको काट के आपको छोटे छोटे क्या बनाने हैं, घन बनाने हैं। ये देखिए छोटे छोटे घन बनाने हैं। घन है मान के चलना, घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो ये छोटे छोटे घन बनाने हैं समान आयतन के। समान आयतन मतलब क्या होगा, इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, ए ही होगी। ऐसे कितने घन आप बना सकते हो, ये पूछा है। ऐसे कितने घन आप बना सकते हो इस बड़े वाले घनाभ को काट कर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको बोला है कम से कम घन बनाने हैं। अब कम से कम घन बनाने हैं मतलब जो घन का भुजा होगा वो मैक्सिमम होगा, घन का जो भुजा होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 16, 12 और 8 का पहले एचसीएफ सोचेंगे, 16, 12 और 8 का एचसीएफ। मतलब आपको सोचना है बड़ी से बड़ी लंबाई, या ऐसा सोचो बड़े से बड़ा डेटा जो इन तीनों को क्या करेगा, पूरा पूरा विभाजित करेगा, तभी तो घन बना पाएंगे। तो बड़े से बड़ा डेटा जो 16, 12 और 8 को विभाजित करेगा वही तो एचसीएफ होता है। बड़े से बड़ा डेटा जो 16, 12 और 8 को विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वही तो एचसीएफ। अब इन तीनों का एचसीएफ तो मन में ही सोच सकते हैं क्या आएगा, 4। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, ये तो मन में ही सोच लेंगे। यहां पे एचसीएफ का मेथड क्या है, कैसे निकलता है, ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने मन में सोचोगे तो ये 3 संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, 4। मतलब जो घन बना रहे हो उसकी भुजा क्या होगी, 4 सेंटीमीटर साइज की होगी। समझ आ रहा है, तभी कम से कम घन बना पाओगे। तो 4 सेंटीमीटर साइज होगा जो घन बनाएंगे उसके भुजा का। अब घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, 16 इंटू 12 इंटू 8। चूंकि इसको कट करके बना रहे हो मतलब इसका जो आयतन होगा वो जितने भी छोटे छोटे घन बनेंगे उन सभी के आयतनों के योग के बराबर होगा, उन सभी के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो मैं मान लिया कितने छोटे छोटे घन बन रहे हैं, n, तो n इंटू एक घन का आयतन, ऐसा लिख सकता हूं। समझ आ रहा है, एक बड़े वाले घनाभ को काट के छोटे छोटे घन बना रहा हूं, मतलब उस बड़े वाले घनाभ का जो आयतन होगा वो जितने भी छोटे छोटे घन बनेंगे जो कि समान आयतन के हैं, देख पा रहे हैं समान आयतन के हैं, इन सभी के आयतनों के योग के बराबर होगा। अगर मान लो 3 ही घन बना पाते तो 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब कितने बार 4 इंटू 4 इंटू 4 है, 3 बार। तो मेरे को पता ही नहीं है कितने घन बना रहा हूं, तो मैं n घन बना रहा हूं। तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा, n इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहां से n का मान निकाल लो, 16 इंटू 12 इंटू 8 बटा 4 इंटू 4 इंटू 4। ये देखो 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 4 त्रिका 12, 12 दूनी 24, 24 बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, देख पा रहे हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD, AB और CD क्या है, समानांतर। समलंब चतुर्भुज आपको पता ही होगा, 2 भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर, ये देखिए, और 2 भुजाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी। OD का वैल्यू दिया है, ये देखिए OD का वैल्यू दिया है 3x - 7, OB का वैल्यू दिया है, ये देखिए OB का वैल्यू दिया है, OA का वैल्यू दिया है, OC का वैल्यू दिया है। तो x पूछ रहा है क्या होगा। अब आपने पढ़ा होगा समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं
वो आनुपातिक या बराबर अनुपात में विभाजन करते हैं, बराबर अनुपात में विभाजन करते हैं एक दूसरे का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर मैं बोलूं OC बटा OB, ये देखिए ये बराबर होगा किसके, OD बटा OA के, ये बराबर होगा। मतलब ये विकर्ण है पहला, ये विकर्ण है दूसरा। तो समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर अनुपात में विभाजन करते हैं, बराबर अनुपात में। मतलब कि ये जो OC है, ये OC और OB का जो अनुपात होगा वो OD और OA के अनुपात के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा। ये देखिए आनुपातिक विभाजन बोल सकते हैं ऐसा, ये रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिए। अब OC का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2x प्लस 3, तो OC का वैल्यू कितना पुट कर दिया मैं, 2x प्लस 3। OB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x प्लस 6, तो यहां पे कितना रख दिया, x प्लस 6। OD का वैल्यू दिया हुआ है कितना, OD का वैल्यू 3x माइनस 7, तो यहां पे रख दिया 3x माइनस 7। और OA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, OA का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो OA का वैल्यू 2 रख दिया। x निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तिर्यक गुणा करिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको 2x प्लस 3 में, और x प्लस 6 का मल्टीप्लाई करना है आपको 3x माइनस 7 में। तो ये कितना हो जाएगा, 4x, 2 दूनी 4x, 2 त्रिका 6। अब यहां पे देखिए x का गुणा दोनों में करो, तो x का गुणा 3x में, ये हो गया 3x स्क्वायर। x का गुणा माइनस 7 में, तो ये हो जाएगा माइनस 7x। प्लस 6 का गुणा प्लस 3x में, तो प्लस 18x, प्लस 6 का गुणा माइनस 7 में, माइनस 42। कैसे किया, वापस से बता रहा हूं, x का गुणा दोनों में, तो x के साथ प्लस है तो प्लस x का गुणा प्लस 3x में, तो प्लस 3x स्क्वायर, प्लस x का गुणा माइनस 7 में, तो माइनस का 7x। अब प्लस 6 का गुणा दोनों में किया, प्लस 6 का प्लस 3 में, तो प्लस 18x, प्लस 6 का माइनस 7 में, माइनस 42। सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा देखिए, 4x प्लस 6, ये हो गया 3x स्क्वायर। 18 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 11, क्योंकि बड़े पे प्लस है, माइनस 42। अब इसको भी ले जाओ उधर पे ही, तो 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 42 माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 11 और 4 माइनस होगा तो प्लस का 7x माइनस का 48 इक्वल टू 0। यह बन गया वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। तोड़ेंगे, ये माइनस है मतलब घटाने पे 7 आना चाहिए, दो ऐसी संख्याएं चाहिए, और गुणा करने पर 3 और 48 के गुणनफल के बराबर, 3 अठे 24, 3 चौको 12 और 2 14, तो गुणा करने पर 144 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए, 7। गुणा करने पर 144 और घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो दो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिनको गुणा करने पर 144 आ जाए और घटाने पर 7 आ जाए, तो वो क्या होंगी, 16 और 9। ये देखो 16 9 144, और 16 में 7 माइनस होगा तो 16 में 9 माइनस होगा तो 7 बचेगा। अगर नहीं तोड़ पा रहे हो तो क्या करो, फटाफट ऑप्शन रख के देखो। ऑप्शन क्या है, 2 3 4 1, 2 3 4 1। या तो ऐसा तोड़ो इसको, ये देखिए, या तो ऐसा तोड़ो या ऑप्शन रख के देखो। ऑप्शन पहला रखा 2, x का मान 2 रखो, कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 4 त्रिका 12, प्लस 7 दूनी 14। ये देखिए क्या 14 और 12 कितना, 26 माइनस 48, 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, खत्म। ऑप्शन बी रखो, ऑप्शन बी क्या है, 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 7 त्रिका 21। ये देखिए ये तो बिल्कुल बैठ गया, 48 माइनस 48 कितना हो रहा है, 0। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। काहे के लिए वर्ग समीकरण को सॉल्व करने बैठोगे, सोचोगे दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर 144 आए और घटाने पर, ये साइन डिसाइड करता है, माइनस है मतलब घटाने पर 7। तो 16 और 9 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 144 आता और घटाने पर 7। उतना लेंदी करना ही नहीं है आपको। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है आपके पास में, ये देखिए 2 3 4 1, फटाफट यहां पे रख दीजिए 2 3 4 1। ऑप्शन 1 रखा 2,
x का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 7 दूनी 14, -48। क्या इसको सॉल्व करने पे 0 आया? नहीं आया। b का मान मतलब ऑप्शन बी 3 है, 3 3 9, 9 3 27, 7 3 21, 48 -48 कितना हो गया? 0 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ऐसा ब्रेक करके कर सकते हैं, या वर्ग समीकरण का शॉर्टकट अगर आपको सीखना है, क्वेश्चन को देख के ही इसका आंसर अगर आपको देना है, तो एक वीडियो मेरा YouTube चैनल पर अपलोड हुआ है, उसको देख सकते हैं। वर्ग समीकरण करके थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। वर्ग समीकरण 10 सेकंड में, 5 सेकंड में किसी भी वर्ग समीकरण का आप मूल बता सकते हैं क्या क्या आएगा, मतलब वैल्यू बता सकते हैं क्या क्या आएगा। थोड़ा सा अप्रोच को ठीक करिए क्वेश्चंस को करने का, कहीं पे फंसते हैं तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए। अगला देखिए, एक मोबाइल का अंकित मूल्य 6400 है। मोबाइल का अंकित मूल्य दिया है 6400। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2560 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 20% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा? सिंपल है, 6400 में पहला बट्टा 20% का, तो 6400 का 80%। अब दूसरा बट्टा नहीं पता, तो मान लो बट्टा लगाने के बाद यहां पे कितना आया? x। जैसे यहां पे बट्टा था 100 का, बट्टा था 20 का, तो 100 में से 20 घटाया तभी तो 80 आया। तो यहां पे दूसरा बट्टा मेरे को नहीं पता, तो यहां पे मैं सीधे सीधे क्या ले रहा हूं? x। आप चाहे तो 100 - x भी ले सकते हैं। तो यहां पे नीचे 100 बराबर कितना? 2560। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो कैंसिल, तो x कितना आया? 2560 गुणा 10 बटा 64 इंटू 8। 8 से काटो, 8 3 24, 8 दूनी 16, 32 से 32 दूनी 64, कितना आया? 100 बटा 2, मतलब कितना आया? 50। कर पाएंगे सिंप्लीफाई? कैसे कट किया देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया मैंने? 8 से कट किया, 8 3 24, 8 दूनी 16, 0 का 0। अब 32 को उठाया, ये 10 बच गया यहां पे, 32 दूनी कितना? 64, और 2 से मैं 100 को भाग दूंगा, कितना आएगा? 50। इसका मतलब यहां पे एक्चुअल में क्या आना चाहिए था? 50 बटा 100, 50 आ रहा है, मतलब बट्टा भी कितने % का है? 50। अगर यहां पे 70 आता तो बट्टा 30 का होता। समझ आ रहा है? कंफ्यूज मत होना, यहां पे 70 बटा 100 आता तो बट्टा 30 का होता। सिंपल सा प्रश्न था, खैर बन जाना चाहिए था आप लोग से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है। अब देखो, x + 1/x का वैल्यू 3 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है x का पावर 5 + 1/x का पावर 5, ये कितना होगा? अब सीधे पावर 5 बन जाए ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले आप पावर 2 बनाइए। ये देखिए, आप पहले क्या करिए? पावर 2 बनाइए। तो पावर 2 बनाने के लिए दोनों पक्षों में मैं क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? ये a² + b² + 2 इंटू a इंटू b बराबर कितना? 9। x और x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया x² + 1/x² = 7। शॉर्टकट भी आपने पढ़ा होगा कि x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² वर्ग करके 2 घटाने पे मिलता है, 7 मिल गया। अब क्यूब बना लेता हूं मैं, ये देखो। तो क्यूब बनाने के लिए क्या करूंगा? इसके दोनों पक्षों में क्यूब करूंगा, तो x + 1/x का होल क्यूब बराबर कितना? 3 का क्यूब। यहां पे मैंने क्या किया है? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a² + b² + 2ab। अब यहां पे मैं क्या करूंगा? a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, दोनों पक्षों में क्यूब किया है मैंने, तो a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो a + b का होल क्यूब क्या होगा? देखो, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a + b इक्वल टू कितना? 27। अब ये x और x हो गया कैंसिल, तो x का क्यूब + 1/x का क्यूब + 3 ब्रैकेट में x + 1/x भी बचा है बराबर 27।
अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां पे कितना 3, क्योंकि ये वैल्यू प्रश्न में आपको दिया है 3, तो यहां 3 पुट कर दिया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, 27 माइनस 9, 3 3 का 9 माइनस होगा 18। तो आपने क्या निकाला, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 7, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इक्वल टू 18। लेकिन चाहिए कुछ और, क्या चाहिए, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, ये चाहिए आपको। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को गुणा कर देता हूं। ये देखिए दोनों को गुणा करूंगा, किसको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का गुणा करता हूं किसमें, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 में। तो 7 का गुणा करूंगा 18 में। गुणा करते हैं, x का पावर 2 का x का पावर 3 में गुणा करूंगा, क्या बनेगा, 2 और 3 ऐड होगा ना। ये देखिए x का पावर 2 का गुणा करूंगा x का पावर 3 में, तो x का पावर क्या बनेगा 5। x का पावर 2 का गुणा करूंगा 1/x का पावर 3 में, तो कट पीट होने के बाद बचेगा क्या, 1/x, क्योंकि ऊपर वाला x स्क्वायर नीचे वाला x का 3 से कैंसिल होगा, तो नीचे x बचेगा। 1/x स्क्वायर का x का पावर 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर x बचेगा। अब 1/x स्क्वायर का 1/x का पावर 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x का पावर 5 बचेगा। 18 सते कितना हो जाएगा, 126। अब देखिए यही तो चाहिए मेरे को, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। अब इसका वैल्यू वापस से कितना रखूंगा, x प्लस 1/x, इसका वैल्यू कितना रखूंगा 3। ये देखिए आंसर मिल गया, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। 126 में 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 123। तो पहले आपको क्या करना है, ये देखिए समझिए भाई बात को, पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको निकालना है क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसके लिए शॉर्टकट भी मैंने बताया है, ये प्रोसीजर है, शॉर्टकट भी मैंने निकलवाया है। ये देखिए ये प्रोसीजर है और शॉर्टकट भी मैंने निकलवाया है। इसका शॉर्टकट क्या है, प्लस वाला दिया होता है तो सीधे माइनस होता है स्क्वायर करके 2। इसका शॉर्टकट क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, ये देखिए, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सीधे निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब सीधे निकाल सकते हैं, कैसे, 3 का पावर 3 और 3 का जो दिया है उसी में गुणा करके माइनस, क्योंकि ये 3 तो हमेशा आएगा। ये देखिए ये 3 हमेशा आएगा, ये देखिए 3ab वाला 3 है और जो दिया है उसी का गुणा होता है वापस से। ये देखो 18, ये शॉर्टकट भी पढ़ चुके हैं आप, समझ आ रहा है। तो ये 7 और 18 निकलने में बिल्कुल समय नहीं लगता, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली आपको क्या बताना था, 123। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, मतलब कमेंट करेंगे, होमवर्क क्या ही है, कमेंट कर दीजिएगा 2015 से 2018 के बीच प्रति क्विंटल आयात मूल्य सर्वाधिक कब रहा। यह बता रहा है आयात की मात्रा 1000 क्विंटलों में, और यह बता रहा है आयात का मूल्य करोड़ रुपए में। मतलब जो ये वाला लाइन है, मतलब स्ट्रेट ऐसा लाइन है, कहीं पे डॉट डॉट नहीं है, यह बता रहा है आयात की मात्रा 1000 क्विंटल में, और ये जो डॉट डॉट वाला लाइन है ये बता रहा है आयात का मूल्य करोड़ रुपए में। ध्यान रखेंगे, ट्राई करिएगा, बनता है तो ठीक। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, ये माध्यिका लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए माध्यिका क्या होता है, तो आपको पता है शीर्ष से सामने वाले के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं माध्यिका। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोला ये त्रिभुज है तो इसकी माध्यिका कैसे बनाओगे, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये वाला पोर्शन क्या होगा, बराबर होगा, इसको बोलते हैं माध्यिका। जैसे ये देखिए यहां से माध्यिका डालना है तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा होगी इसको बोलते हैं माध्यिका। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, मतलब ये वाला सेक्शन क्या होगा, बराबर। जिस भुजा पे माध्यिका डलता है 2 बराबर भाग में बांट देता है इसको,
ठीक। शीर्ष लंब क्या होता है तो फिर सर, तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये सीधे लंब होता है, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तो माध्यिका और शीर्ष लंब में कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये कोई त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब क्या होगा, ये देखिए ये होगा शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब दो बराबर भाग में बांटे ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि माध्यिका दो बराबर भाग में बांटता ही है। तो प्रश्न क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 3 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज में क्या फायदा होता है, समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। तो जो माध्यिका होती है वही क्या हो जाती है, शीर्ष लंब हो जाती है। जो माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज में वही क्या हो जाती है, शीर्ष लंब। मतलब दो बराबर भाग में बटा भी है ये भुजा, और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का भी है। ये फायदा होता है समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब या शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो माध्यिका बनाओगे वो एक ही है। तो ये जो माध्यिका खींचे हो आप, ये देखिए ये जो माध्यिका खींचे हो, सामने वाली भुजा को दो पार्ट में तोड़ी है बराबर बराबर, मतलब ये a/2 और ये भी कितना है, a/2, और ये 90 डिग्री भी है। अब एक बात समझो, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माध्यिका की लंबाई कितना दिया है आपको, 3। तो माध्यिका 3 है, ये 90 डिग्री, ये कितना है, a/2, और ये कितना है, a। तो आपको भुजा मिल जाएगा। क्या बन गया ये, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देखो, तो यहां से भुजा मिलेगी आपको a² बराबर 9 प्लस a² / 4। तो a² में से a² / 4 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3a² / 4 बराबर 9 हो जाएगा। 4 में से 1 गया, 3a²। अब 3 से 9 को काटो 3 बार में, तो a² बराबर 3 चौको 12, या ऐसा लिख दो 3 × 4। तो यहां से a कितना निकलेगा, तो a निकलेगा वर्गमूल 3 × 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो a का वैल्यू क्या निकला, 2 वर्गमूल 3 निकला। a का वैल्यू मिल गया 2 वर्गमूल 3। क्या किया मैंने, तो मैंने बोला माध्यिका क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने बोला माध्यिका मतलब शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है माध्यिका। मतलब माध्यिका अगर डाले हो तो ये वाला भाग ये वाले भाग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। शीर्ष लंब क्या होता है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है शीर्ष लंब। लेकिन समबाहु त्रिभुज में दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब जो माध्यिका है वही क्या बन जाता है, शीर्ष लंब, क्योंकि तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो यहां से मैंने माध्यिका खींचा, तो माध्यिका इस a भुजा को आधा आधा बांट दी, a/2, ये a/2, और साथ में ये कोण कितना, 90 डिग्री का। तो मैंने ये वाले ट्रायंगल को, ये वाले त्रिभुज को उठा लिया, तो ये कितना है देख पा रहे हैं, ये है 3, क्योंकि माध्यिका, ये आधा 1/2, और ये कितना a। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सिंप्लीफाई किया तो ये a² / 4, और सिंप्लीफाई किया तो a का मान कितना आया, 2 वर्गमूल 3। अब बोला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वर्गमूल 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये आपको याद होगा। तो भुजा का मान आपने निकाला है, ये देखो a² सीधे कितना निकाला है आपने, 12। सीधे लिखो ना, a² का मान कितना निकाला है आपने, 12। 4 से 12 को कट किया, 3 वर्गमूल 3। सीधे मैंने a² रख दिया, ये देखो a² कितना है, 12। आप a रखोगे फिर वर्ग करोगे, यही आएगा 3 वर्गमूल 3। ऑप्शन देख लीजिए, 3 वर्गमूल 3 कहीं पे तो होगा, ये देखिए 3 वर्गमूल 3। तो अच्छे प्रश्न है, कुछ प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न बहुत ही आसान पूछे गए हैं। तो ये वाला कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। माध्यिका और शीर्ष लंब में फर्क होता है। माध्यिका शीर्ष से मध्य भुजा, शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं, जबकि शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब।
अब देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से किसे संकल्पनात्मक मतलब कंसेप्चुअल ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये मैं आपको एक अलग से लेक्चर पढ़ा दूंगा जिसमें इस प्रकार के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करने में शामिल है। तो गणित को सीखना, पढ़ना, उसका आकलन करना एक अलग से चैप्टर है। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो एक अलग से मैं लेक्चर ले लूंगा, 1 घंटा आपको पढ़ा दूंगा। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, चतुर्भुज। तो ऐसे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। 1 घंटा का एक वीडियो मैं बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे, जिसपे इस प्रकार के प्रश्न, मतलब जो सीजी टेट का गणित का पोर्शन है उसका यूनिट 1 वो थोड़ा सा अलग है, जिसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी पोर्शन टाइप का चीजें कवर करनी है। कहां पे कंसेप्चुअल ज्ञान की आवश्यकता है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं। अभी मैं इनके आंसर बताऊंगा तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो पहले मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए रहते हैं। ये तो कुछ है ही नहीं, आपने तो बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस क्लास में किए हैं। आपने सीजीपीएससी के जो वर्तमान में पैटर्न पूछ रहा है उस लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, ये तो आसानी से कर लेंगे। तो इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। जो बचे हुए भाग हैं उनके भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको आने वाले समय में सीजी टेट के और भी वीडियोस मिलने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।